Hello guys, today we are going to discuss about the editorial section of 1 जुलाई। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तो सरकार ने अभी एक ड्राफ्ट लेकर आया है जिसका नाम है सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2021। तो इस ड्राफ्ट में क्या होगा कि अभी पब्लिक सजेशंस लिए जा रहे हैं जिससे इस ड्राफ्ट को और अच्छा बनाया जा सके और फिर इसके बाद इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा बिल के तौर पे। एक्चुअली हमें ये पता होना चाहिए कि इस ड्राफ्ट के अंदर है क्या। एक्चुअली इसमें क्या है कि इसमें सर्टिफिकेशन का रिवीजन किया गया है। एक्चुअली क्या था कि भाई कि फ़िल्म रिलीज से पहले CBFC जो एक बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसका एक काम है मूवीज़ को कैटेगरीज में रिकॉग्नाइज करना। जैसे आपने देखा होगा एक मूवी से पहले यू लिखा हुआ आता है, उसका मतलब होता है यूनिवर्सल, उसको मतलब कोई भी देख सकता है। एक कैटेगरी होती है अडल्ट, उसको ए नाम से दिया गया है, और एक कैटेगरी होती है U/A जिसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चों को देखना अलाउ है, लेकिन पेरेंटल गाइडेंस के अंडर। और CBFC का काम ये भी है कि वो कभी कभी सीन्स को कट कर देती है एक्चुअली, या फिर वो रिलीज़ को स्टॉप करवा देती है। एक्चुअली ये जो पावर इसको आती है टू मेंटेन द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। और यदि किसी उस फिल्म से किसी देश के साथ अपने फ्रेंड रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं तो CBFC उसको उसके सीन्स काट देती है या फिर उस फिल्म की रिलीज़ ही स्टॉप कर देती है। और अभी कुछ टाइम पहले ही क्या हुआ था कि जो फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको अबॉलिश कर दिया गया था, उसको मतलब हटा दिया गया था। अब अपन वापस इस पे आते हैं कि भाई कि इस ड्राफ्ट के अंदर है क्या एक्चुअली सबसे पहली बात यह है कि पहले जो होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था डायरेक्टली, ठीक है। वो अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना बंदा CBFC में बिठा दे और उससे अपना काम करवाए, लेकिन अब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें सीधी दखलबाजी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि CBFC ने किसी फिल्म को पास कर दिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि भाई वो CBFC को वापस बोल सके कि रिकन्सिडर योर डिसीजन इफ़ देर इज़ ए थ्रेट टू सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, या फिर वो अपने फ्रेंडली रिलेशंस जो फॉरेन स्टेट के साथ है वो ख़राब कर रहा है। दूसरा है एज बेस्ड सर्टिफिकेशन। तो अब ये कर दिया गया है U/A 7+, U/A 13+ और U/A 16+। एक्चुअली ये जो एज बेस्ड सर्टिफिकेशन जो अभी इस ड्राफ्ट के अंदर लाया गया है वो एक्चुअली में OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑलरेडी एप्लीकेबल कर दिया गया है अंडर IT रूल्स। और एक प्रोविज़न इसमें एक और लाया गया पायरेसी के अगेंस्ट। एक्चुअली इसमें एक सेक्शन 6A है, AA, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि आप किसी कंटेंट को रिकॉर्ड करते हो तो पनिशेबल होगा, मतलब उस कंटेंट की रिकॉर्डिंग को प्रोहिबिट किया गया है। यदि आपने उस कंटेंट को रिकॉर्ड किया गया है तो आपको 3 महीने से 3 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन 3 लाख का हो सकता है, और आपको 5% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट फिल्म मेकर को देनी पड़ सकती है। चौथा ये इटर्नल सर्टिफिकेट। जनरली पहले क्या होता था कि भाई कि जो सर्टिफिकेट मिलता था एक फिल्म को 10 साल के लिए मिलता था, लेकिन आज की डेट इस 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 ड्राफ्ट में ये बोला गया है कि भाई कि इन फ्यूचर फिल्म को सर्टिफिकेशन हमेशा के लिए दिया जाएगा, इटर्नल। अब बात आती है कि अब कंसर्न्स क्या है इस ड्राफ्ट को लेकर। एक्चुअली ये है, इस ड्राफ्ट में ये अभी तक नहीं मेंशन किया गया है कि भाई कि CBFC का जो रोल है वो क्या क्या होंगे, ठीक है। जैसे
जैसे एग्जांपल के तौर पे सीबीएफसी का रोल है सर्टिफिकेशन करना, अडल्ट अडल्ट सर्टिफिकेशन, यू बाय सर्टिफिकेशन या फिर यू सर्टिफिकेशन। दूसरा ये सर्टिफिकेशन है कि भाई कि दूसरी पावर वो है जिसमें वो फिल्म में सीन्स को कट कर सकती है। तो इसमें ऐसा कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है जिससे उसकी बाउंड्रीज तय की जा सके। दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो कहीं ना कहीं अपने फेवर के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। यदि कोई फिल्म मेकर कोई सोशल इविल की कोई मूवी लेके आता है तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की बदनामी होती है। तो वो चाहेगी कि भाई कि उनका वोट बैंक बना रहे। और दूसरा है कि भाई कि ऑन पेनलाइजिंग फिल्म पायरेसी होती है, उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजंस है लेकिन उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट है एज बेस्ड सर्टिफिकेशन। एक्चुअली क्या होता है कि आपने सर्टिफाई तो कर दिया U/A3+, U/A7+, U/A12+। अब यदि फिल्म मेकर को लगता है कि उसके साथ सही सर्टिफिकेशन, उसकी फिल्म का सही सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है तो वो कहाँ जाएगा। एक्चुअली इसके लिए क्या होना चाहिए, एक ग्रीवेंस सेल होना चाहिए वहाँ पे। और नेक्स्ट ये है कि भाई कि जो फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल था पहले के समय में, उसको वापस रीइंस्टेट इस ड्राफ्ट में नहीं किया गया। मतलब कंक्लूजन में हम ये बात करेंगे कि भाई कि यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दोगे तो क्या होगा कि भाई कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है फिल्म्स का वो ख़त्म हो सकता है, वो कम हो सकता है। और डेमोक्रेटिक डिसेंट जो है, मतलब डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी होती है, तो वो अपनी अपनी बात सही से रख नहीं पाएगा। और दूसरा ये कि भाई कि ये जो कंटेंट जनरेशन में एक थ्रेट का काम करेगा, तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा आर्टिकल है री इमेजिनिंग एग्जामिनेशंस। एक्चुअली क्या हुआ था कि फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई कि आप एग्ज़ाम लो लेकिन लेट लो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप उनको बिना एग्जामिनेशन के कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और यदि आप यूजीसी रूल्स देखें तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये है कि भाई कि आप एग्ज़ाम के बिना किसी को प्रमोट नहीं कर सकते। जब सेकंड वेव आई कोविड-19 की, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड जो है चेंज हो गया। उसने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को बोला कि भाई कि आप 12th का एग्ज़ाम तो करवा रहे हो लेकिन यदि एक बच्चे की भी डेथ हुई तो इसमें आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो ये जजमेंट के बाद बोर्ड्स ने और सीबीएसई ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। और फिर इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया मांगा कि आप किस बेसिस के ऊपर बच्चों को इवैल्यूएट करोगे, मतलब किस बेसिस पे उनको आप परसेंटेज दोगे। तो ये जो एवैल्यूएशन क्राइटेरिया अभी तक सीबीएसई ने दे दिया है और CISCE बोर्ड ने दे दिया है और बाकी अभी स्टेट बोर्ड्स अभी देना बाकी है। राइटर क्या बोलता है, राइटर ये बोलता है कि भाई आप एग्ज़ाम तो लो, जैसे ऑनलाइन लो, चलो माना कि भाई कि बच्चा जो एग्ज़ाम है उसको चीटिंग करके दे रहा है, लेकिन इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास सॉफ्टवेयर है। यदि कोई उसको कॉपी पेस्ट करता है तो हम सॉफ्टवेयर से पता लगा सकते हैं। दूसरा ये कि भाई कि फैक्ट बेस्ड नॉलेज चेक करने से बढ़िया है कि आप उसके एनालिटिकल स्किल्स को चेक करो। ठीक है, और इसके लिए आप ओपन बुक एग्ज़ाम रख सकते हो। एक्चुअली में कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल आया था, उसमें कुछ
ओपन बुक एग्ज़ाम के कुछ पॉजिटिव्स दिए गए थे, कुछ नेगेटिव्स दिए गए थे, उनके बारे में हम जानते हैं। तो पॉजिटिव में सबसे पहले ये है कि भाई कि बच्चे को रटना नहीं पड़ेगा, और आप एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी थिंकिंग में एनकरेजमेंट आएगा। और दूसरा ये कि भाई कि उनका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों को ये डर डर लगा रहता है कि वो कुछ भूल ना जाए, इसकी वजह से उनमें काफ़ी डर बढ़ जाता है। तो ये ओपन बुक एग्ज़ाम होगा तो वो रटने का झंझट ख़त्म, इससे उनका जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा। और इससे बेसिकली क्या होगा कि जो लर्निंग आउटकम होगा वो इंक्रीज़ होगा, बच्चा ज़्यादा समझेगा इससे। और चौथा ये कि भाई कि इससे है ना बच्चे का रियल टैलेंट निकल के आएगा। नेगेटिव ये हो सकता है कि भाई कि बच्चा जो है ये भरोसे बैठा रहे कि भाई ओपन बुक हो रहा है एग्ज़ाम, तो हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वहीं पे किताब जाके खोल लेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे जो है पढ़ना छोड़ देंगे। और दूसरा ये कि भाई कि क्वेश्चन सेटिंग यदि क्वेश्चन सेटिंग यदि एनालिटिकल ना हुई और फैक्ट बेस्ड हुई तो एक दिक्कत इस एग्ज़ाम में हो सकती है। और तीसरा ये कि भाई कि बच्चे जो है इस एग्ज़ाम को लाइटली लेंगे। ये कंक्लूजन के तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि भाई कि ओपन बुक को है आप एक कंपोनेंट के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि 5 सब्जेक्ट है, उसके अंदर 2 सब्जेक्ट आप ओपन बुक रखिए। इससे क्या होगा, बच्चे का एक एक फैक्ट बेस्ड नॉलेज भी इम्प्रूव होगी, और दूसरा उसके मेंटल प्रोसेस इम्प्रूव होगा थिंकिंग से। और इस चीज़ को बढ़ावा जब दे रहे हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे जो डिजिटल डिवाइड इन द सेंस ऑफ रूरल एरियाज़ के अंदर आज भी इंटरनेट की काफ़ी कमी है। तो वहाँ और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट का। तो उनके पास आप इस चीज़ को मुहैया कराएं और फिर एग्ज़ाम लें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।